तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो बेटा आज हम लोग शुरू कर रहे हैं इंटीग्रल्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 7। तो इंटीग्रेशन कैलकुलस का ही एक पार्ट है। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले ये जानो कि इंटीग्रेशन चाहिए क्यों, क्यों पढ़ना है हमको, इंटीग्रेशन की ऐसी क्या जरूरत पड़ी मैथमेटिक्स में कि हमको इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ा या इंटीग्रेशन का इन्वेंशन हुआ। तो व्हाई वी नीड इंटीग्रेशन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सबसे पहले ये तो जानो कि यार जो पढ़ रहे हो वो क्यों पढ़ रहे हो, उसका कारण क्या है, मोटिव क्या है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्यों चाहिए हमको, उसका मेन कारण छुपा है कैलकुलस के डिवीजन में। तो देखो ये इंटीग्रल कैलकुलस का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो देखो कैलकुलस बेटा जो है, कैलकुलस अगर इसको हम डिफाइन करें तो कैलकुलस दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एक पार्ट आएगा आपका, एक पार्ट आएगा डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, और एक पार्ट आएगा आपका इंटीग्रल कैलकुलस। तो बेटा जो पूरी कैलकुलस है वो इन दो पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस का जो मेन सेंटर्ड है, जो डिफरेंशियल कैलकुलस का जो मेन सेंटर है वो क्या है? मेन सेंटर्ड कॉन्सेप्ट, सेंटर्ड कॉन्सेप्ट जो है इसका डिफरेंशियल कैलकुलस का, वो है बेटा डेरिवेटिव। सेंटर्ड कॉन्सेप्ट टू फाइंड डेरिवेटिव। ठीक, डेरिवेटिव में हम क्या क्या निकालते हैं? डेरिवेटिव का मतलब क्या है? डेरिवेटिव में हम निकालते हैं टू फाइंड द टेंजेंट ऑन अ कर्व। पहला मोटिव क्या है डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ने का? टू फाइंड द टेंजेंट ऑन अ कर्व, फाइंड टेंजेंट ऑन अ कर्व। टेंजेंट क्या होता है बेटा? dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स कैसे निकलता है? डिफरेंशिएट करके। तो टेंजेंट निकालने के लिए हमको डिफरेंशियल कैलकुलस आना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट जो है इसका, टू फाइंड स्लोप ऑफ अ गिवन कर्व, ऑफ अ गिवन कर्व। ये डिफरेंशियल का पार्ट था। ठीक है, अब अगर हम इंटीग्रल कैलकुलस की बात करें, मतलब इंटीग्रेशन क्यों पढ़ना है, तो इंटीग्रल कैलकुलस में इसका जो मेन सेंटर्ड कंसेप्ट है, मेन सेंटर्ड कंसेप्ट टू फाइंड एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव। और बेटा इस एंटी डेरिवेटिव को ही हम प्रिमिटिव्स भी कहते हैं, प्रिमिटिव्स। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव कह लो, प्रिमिटिव कह लो, या इंटीग्रल कह लो, इंटीग्रेशन कह लो, ये सब का सब क्या है? एक ही वर्ड है। ठीक, तो डिफरेंशियल कैलकुलस का मेन सेंटर्ड कंसेप्ट क्या था? टू फाइंड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव किन किन केसेस में जरूरी होता है? टेंजेंट निकालने में और स्लोप निकालने में। इंटीग्रल कैलकुलस का सेंटर्ड कंसेप्ट क्या है? टू फाइंड एंटी डेरिवेटिव, प्रिमिटिव्स और इंटीग्रल। इसका यूज कहां पे होगा? इसका यूज कहां पे होगा? तो देखो इसका यूज होता है बेटा, इसका यूज होता है टू फाइंड एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ अ गिवन फंक्शन, टू फाइंड एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ अ फंक्शन, किसी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव निकालने में हमें इंटीग्रल का काम आता है, पहली चीज। दूसरी चीज, टू फाइंड एरिया
अंडर द कर्व, अंडर द कर्व या ग्राफ कह लो इसी को। ठीक, कोई एक फंक्शन का ग्राफ दिया है, उस ग्राफ में कितना एरिया इंक्लूज हो रहा है, उस एरिया को अगर हमें फाइंड करना है तो वहां डिफरेंशियल कैलकुलस काम नहीं आएगी बेटा, वहां इंटीग्रल कैलकुलस काम आएगी। समझ में आ रही बात? तो ये दो कारण हैं जिनकी वजह से हमें इंटीग्रल कैलकुलस की जरूरत पड़ी। तो इंटीग्रेशन पढ़ने का कारण क्या है ये समझ में आया। इंटीग्रेशन को मेन इन दो कारणों की वजह से पढ़ते हैं, पहला ये है और दूसरा ये है। बेटा एंटी डेरिवेटिव निकालना, एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन निकालना, यही तुम्हारा कहलाता है इनडेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, और एरिया अंडर द कर्व ये एप्लीकेशन करना कहलाता है डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, तो यहां तक हो गया। चलो इसके बाद अब डिफरेंशियल कैलकुलस की जरूरत नहीं है, अब हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस में ही आगे प्रोसीड करेंगे, क्योंकि अभी हमें कंपेयर करना था कि डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस में क्या डिफरेंस है, क्यों इंटीग्रल कैलकुलस की जरूरत पड़ी डिफरेंशियल कैलकुलस के होने के बावजूद। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। अब इसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस का जो फर्स्ट ऑपरेशन था वो क्या था, टू फाइंड एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, और उसी को हमने क्या कहा था, इनडेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, तो चलो पहला ही पार्ट अपना शुरू करते हैं हम लोग, वो है आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। बेटा जो इंटीग्रेशन है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक इनडेफिनेट इंटीग्रल और एक डेफिनेट इंटीग्रल। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल में ही हम एंटी डेरिवेटिव्स निकालते हैं। एक्चुअली एंटी डेरिवेटिव तो डेफिनेट में भी निकालेंगे, लेकिन वहां कुछ एक स्पेसिफिक कंडीशंस दी होंगी, लिमिट लग जाएगी। तो एंटी डेरिवेटिव देखो समझो, इनडेफिनेट इंटीग्रल मतलब एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या है, जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बेटा v इक्वल टू dx बाई dt होता है। ठीक है, यहां पे ये जो v है ये क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। v इज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। यहां पर जो v वेलोसिटी होगी वो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे होगी, इसी को तो हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो क्या जिस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमने वेलोसिटी डिफाइन की, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डिफाइन कर सकते हैं क्या? भाई मान लिया कि ये t इक्वल्स टू 5 सेकंड की बात हो रही है, मान लिया एग्जांपल के लिए t इक्वल्स टू 5 सेकंड की बात हो रही है कि t इक्वल्स टू 5 सेकंड पर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ये थी dx बाई dt। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में तो आइडिया हो ना, क्लास 11 में तो पढ़े होगे फिजिक्स में। तो ये जो v है ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है एट t इक्वल्स टू 5 सेकंड dx बाई dt। 5 सेकंड पे वेलोसिटी दे देगा। हमें वेलोसिटी में इंटरेस्ट नहीं है, हम ये चाहते हैं कि 5 सेकंड पर उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या थी, वो किस पोजीशन पे था। तो भाई पोजीशन निकालने के लिए मतलब x निकालना पड़ेगा। तो एक बात ये बताओ, इस सेम इक्वेशन को क्या हम v इंटू डी टी इक्वल्स टू dx लिख सकते हैं? ये dt आ गया, मल्टीप्लाई कर गया v के साथ। अब हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेट कर दिया, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस। एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव मतलब डेरिवेशन का एंटी, डिफरेंशियल कैलकुलस डेरिवेशन का डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट। तो ये डिफरेंशिएशन हो रहा था, इसको अपोजिट करेंगे तो इंटीग्रेट होगा, एंटी डेरिवेटिव होगा। बेटा t के रिस्पेक्ट में ये v क्या है, कांस्टेंट है, v आ गया बाहर। ये आ गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dt इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। बेटा इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या हो जाएगा, t, तो v इंटू t विल बी इक्वल्स टू x। और यहां पे ये हमारी क्या हो गई, पोजीशन हो गई, ये क्या हो गई हमारी पोजीशन हो गई। अब यहां पे t इक्वल्स टू 5 सेकंड जब हम पुट करेंगे तो जो भी वेलोसिटी हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आई थी, उस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में 5 मल्टीप्लाई करने पर तुम्हें क्या मिल जाएगा बेटा, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये है हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का कांसेप्ट। अच्छा एक चीज और ध्यान रखो कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में एक हमारा कांस्टेंट टर्म इन्वॉल्व हो जाता है c। ये c क्या होता है, इस c को हम कहते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट या आर्बिट्री कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कांस्टेंट IC कह लो, या IC को हम आर्बिट्री कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, जो भी लिखा हो दोनों एक ही चीज है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट मान लो या आर्बिट्री कांस्टेंट मान लो। ये c जो होता है वो हमेशा एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। ठीक है, तो जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो वो हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट या आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक, तो ये हमारा कांसेप्ट था इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, चलो अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका। सेकंड पार्ट है आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन। देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन कब करते हैं हम,
है ये भी एंटी डेरिवेटिव ही। तो डेफिनेट इंटीग्रल कब करेंगे? व्हेन वी नीड टू फाइंड, व्हेन वी नीड टू फाइंड एरिया अंडर द कर्व, या ग्राफ कह लो, ठीक है। कोई ग्राफ या कोई कर्व कितना एरिया इंक्लोज कर रहा है, ठीक, अंडर सर्टेन कंडीशंस, ठीक। तो कोई भी कर्व या ग्राफ कितना एरिया इंक्लोज कर रहा है अंडर अ सर्टेन कंडीशन। सर्टेन कंडीशन क्या है? लिमिट लगाने के लिए इनिशियल पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट क्या है, कहां से कहां तक ग्राफ के एरिया को हमें इवेल्युएट करना है, उसको हम कहेंगे सर्टेन कंडीशन, ठीक। तो एरिया निकालने के काम आता है हमारा डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो अभी यहां पे तुम्हें यह समझ में आया कि यार इंटीग्रेशन में दो पार्ट हैं, एक इनडेफिनिट और एक डेफिनिट। इनडेफिनिट इंटीग्रल सिर्फ और सिर्फ किसी फंक्शन के एंटी डेरिवेटिव को निकालने में काम आएगा, ठीक है, मतलब सिंपली इंटीग्रेशन करने में काम आएगा। और जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है वो कहां काम आएगा? वो एरिया अंडर द कर्व निकालने में काम आएगा। सिर्फ यही दो यूजेस हैं इंटीग्रेशन के, ठीक है। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट देखो, यहां पे नोट करके लिखो, क्या कि फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस relates indefinite integral to definite integral, and hence it is a very important tool, in the field of science and engineering, ठीक है। तो तुम्हें तो ये पता ही होगा ना कि इंटीग्रेशन जो है वो सिर्फ मैथ का ही पार्ट नहीं बेटा, ये फिजिक्स में भी काम आता है, केमिस्ट्री में भी काम आएगा, पीएच वैल्यू और ये सारी चीजें जब तुम फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्व करते हो, शुरू करते हो, तो फिजिकल केमिस्ट्री में भी वहां जरूरत पड़ती है इंटीग्रेशन की, ठीक है। तो इसीलिए ये जो इंटीग्रेशन है ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये मैथ में तो काम आता ही आता है, साथ में ये साइंस और फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी काम आता है, ठीक। तो अभी आज के लेक्चर में मैंने तुम्हें बताया क्या? आज के लेक्चर में मेन मोटिव मेरा सिर्फ ये था कि मैं तुम्हें इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा अवेयर कर सकूं, थोड़ा क्यूरियोसिटी भर सकूं तुम्हारे अंदर कि इंटीग्रेशन पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इंटीग्रेशन जरूरी पार्ट क्यों है कैलकुलस का, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में मेन दो पार्ट थे, दोनों पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब फंडामेंटल थ्योरम क्या है? फंडामेंटल थ्योरम वो थ्योरम होता है जो इनडेफिनिट और डेफिनिट को आपस में रिलेट करे, ठीक है। अगर हमें इनडेफिनिट पता है तो डेफिनिट कैसे निकालेंगे, डेफिनिट पता है तो इनडेफिनिट कैसे निकालेंगे, ये दोनों चीजों का इंटर कन्वर्जन किसकी हेल्प से होता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की हेल्प से होता है, ठीक। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आज का मेन लेक्चर जो था वो सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन देना था। तो आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर था और इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक चीजें जानी इंटीग्रेशन के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉपर प्रॉपर्टीज के साथ शुरू करेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रल, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डेफिनिट इंटीग्रल। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।